अरे बेटा, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग. So in the last class we have discussed up to unequal arm beam balance. Now we are going to discuss elastic force meter. Actually, elastic force meter is based on the elasticity of the elastic component. So as you see in spring balance, what will happen if you will apply a force on the spring balance? That is the main component of the spring balance is spring, and you have to apply the force on spring to measure that force. So what is the principle that we use in that force measurement? Actually, what will happen if you apply the force on a spring? If you will apply the force on a spring, this is the equilibrium condition when the spring is not in deflection condition. Now, if you will apply the force, this force on this spring, then what will happen? Your spring will get deflect corresponding to this force. ठीक है, आप जितना ये फोर्स अप्लाई करेंगे उतना ही ये स्प्रिंग उसकी कॉरस्पॉन्डिंग डिफ्लेक्ट हो जाएगा. बट ये जो डिफ्लेक्शन है ये किस वजह से होता है? व्हाट इज द रीजन ऑफ दैट डिफ्लेक्शन? फर्स्ट, अभी मैंने आपको जब फर्स्ट लेक्चर पढ़ाया था उसमें एक टर्म बताया था, सेंसिटिविटी बताया था बेटा. किसी को याद है सेंसिटिविटी क्या होता था? व्हाट इज सेंसिटिविटी? एनीबॉडी? So sense the input finger. Yes, sensitivity means the ratio of rate of change of output to the rate of change of input. आप इनपुट कैसे चेंज कर रहे हैं उस कॉरस्पॉन्डिंग आपको आउटपुट में कितना चेंज मिल रहा है, दैट इज कॉल्ड एज सेंसिटिविटी. तो इसमें क्या है बेटा, अब जब हम सेंसिटिविटी निकालते थे, फॉर एग्जांपल मैंने आपको एक न्यूमेरिकल बताया था जिसमें मैंने आपको बताया था फाइंड आउट द सेंसिटिविटी ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस इन विच बाय अप्लाइंग 2 न्यूटन स्प्रिंग इज डिफ्लेक्टेड बाय 2 mm. इस तरह से मैंने एक न्यूमेरिकल दिया था आपको. ठीक है, अगर मैं इसमें पूछता हूँ व्हाट इज द सेंसिटिविटी, अगर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं आपसे पूछता हूँ, अगर 2 न्यूटन आप अप्लाई कर रहे हो, आपकी स्प्रिंग 2 mm डिफ्लेक्ट हो रही है, देन व्हाट इज द सेंसिटिविटी इन दिस केस? बताइए. 1 न्यूटन पर एमएम. 1 न्यूटन पर mm. बेटा आपका इनपुट क्या होगा इसमें? मैं क्लास में हूँ, बाद में बात करता हूँ. हाँ बेटा, मैं ये पूछ रहा हूँ, इसमें मैंने अभी जो क्वेश्चन आपको बताया, बाय अप्लाइंग 2 न्यूटन योर स्प्रिंग इज डिफ्लेक्टेड बाय 2 mm, तो इसमें इनपुट क्या हुआ? नो सर, उल्टा हो गया. 1 mm पर न्यूटन इनपुट हो गया 1 हमारा mm पर न्यूटन. न्यूटन, बिकॉज इनपुट जो है वो क्या हो गया, जो फोर्स लगाई आपने, न्यूटन. और आउटपुट क्या हुआ, जितना डिफ्लेक्शन आपको मिला उस पे फोर्स के एप्लीकेशन के कॉरस्पॉन्डिंग. तो आपका जो सेंसिटिविटी होगा वो 1 mm पर न्यूटन, यानी कि आप अगर 1 न्यूटन अप्लाई करते हो तो वो आपकी जो स्प्रिंग है वो डिफ्लेक्ट होगी 1 mm, है ना. तो उसी केस को स्प्रिंग की उसमें एक डिफाइंड टर्म दिया जाता है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट, कि आप अगर कोई फोर्स न्यूटन मतलब फोर्स अप्लाई कर रहे हो, फॉर एग्जांपल 1 न्यूटन अप्लाई कर रहे हो, तो 1 न्यूटन की कॉरस्पॉन्डिंग आपकी स्प्रिंग कितनी डिफ्लेक्ट हो रही है, यहाँ आपका जो उसको बोलते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट, है ना. तो ये कॉन्सेप्ट आपका यूज किया जाता है आपका स्प्रिंग बैलेंस में, कि आपने एक्सटर्नल फोर्स लगाई, उसकी कॉरस्पॉन्डिंग आपको कितना डिफ्लेक्शन मिला. ठीक है, तो ये जो के दिखाई दे रहा है ना, के वैसे सेंसिटिविटी होता है, लेकिन स्प्रिंग के लिए बोलते हैं उसको स्प्रिंग कांस्टेंट, कि कितने वेट पे आपकी स्प्रिंग कितना डिफ्लेक्ट हो रही है. ठीक है, तो एक वैल्यू फिक्स कर ली जाती है, के की वैल्यू फिक्स होती है, कांस्टेंट होता है, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग फिर आपका डिफ्लेक्शन बढ़ता चला जाता है. 1 kg अप्लाई किया तो कितना डिफ्लेक्ट हुआ, 2 kg अप्लाई किया तो उसका डबल डिफ्लेक्ट हुआ, फिर 3 kg उससे भी ज्यादा डिफ्लेक्ट हुआ. तो ये जो है ये आपका बेसिक प्रिंसिपल है इलास्टिक फोर्स मीटर का, जो कि स्प्रिंग बैलेंस में यूज किया जाता है. इज दैट क्लियर बेटा? यस सर, क्लियर. Now next is load cell. Okay, so there are other instrument that we used in force measurement. First is the balances and scale.
Second, we have discussed elastic force meter. Now next is load cell. So there are two type of load cell. Load cell means you are applying some load on the instrument and you are getting the value of that load with the help of this load cell. Okay, so there are two load cell, that is the hydraulic load cell and second one is the pneumatic load cell. So first we will discuss hydraulic load cell. This is the construction of hydraulic load cell. This is a platform on which we have to apply the force which is to be determined. And this platform is attached to a piston. Then below this piston, there is a diaphragm, there is a thin membrane. And below this diaphragm, there is a liquid filled area. A liquid is filled in this area. And this liquid is having some pressure, initial pressure, which is shown by this pressure gauge. Okay. Now, what will happen in hydraulic load cell? We have to apply the load on this platform. We have to apply the load which is to be measured on this platform. By the application of this load, what will happen? This piston comes downward. Okay, जब आप बेटा यहाँ पे अप्लाई करोगे लोड को, ये पिस्टन नीचे आएगा. ठीक है, and this diaphragm is attached to this piston. Then what will happen बेटा? ये तो बहुत जनरल सी चीज है ना. अब ये जो डायफ्राम है इस पिस्टन से अटैच है, तो क्या होगा? डायफ्राम पे क्या इफेक्ट आएगा? कंप्रेस होगा. यस, डायफ्राम गेट कंप्रेस्ड. ठीक है, नीचे की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएगा. यहाँ पे जब इसमें डिफ्लेक्शन होगा, आपका ऑलरेडी लिक्विड फिल्ड एरिया है, एक कन्फाइंड एरिया है, फिक्स्ड एरिया है, तो उसकी वजह से क्या होगा? आपका लिक्विड कंप्रेस होगी. होगा या नहीं होगा? जब लिक्विड कंप्रेस होगा तो क्या होगा? यहाँ प्रेशर में चेंज आएगा. ठीक है, अब जो प्रेशर में चेंज आएगा, आपका एक फाइनल प्रेशर हो गया जो चेंज आया, वो फाइनल प्रेशर, और माइनस इनिशियल प्रेशर जो इनिशियली लिक्विड का था. ठीक है, उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको चेंज इन प्रेशर मिल जाएगा. ठीक है, और आपका ये वाला जो एरिया है, डायफ्राम का जो एरिया है, ये ऑलवेज फिक्स रहेगा. ये आप चेंज नहीं कर सकते. ऐसा नहीं है कि पिस्टन निकाल के दूसरा पिस्टन लगाओगे फिर थर्ड पिस्टन लगाओगे. ये ऑलरेडी एक फिक्स्ड वैल्यू के लिए बनाया गया है. मैक्सिमम फोर्स जितना आप मेजर करना चाहते हो उसके अकॉर्डिंग बनाया गया है. ठीक है, तो ये एरिया पता चल गया आपको, चेंज इन प्रेशर पता चल गया, तो ये फोर्स निकाल सकते हो आप. बताइए. चेंज इन प्रेशर इज नोन टू यू, area is well defined to you, then you can easily determine the force which is applied on this platform. Why? Because P is equals to F by A. ठीक है, लेकिन अब बेटा फिर इंस्ट्रूमेंट का फायदा क्या हुआ जब मुझे मैथमेटिकल कैलकुलेशन करनी पड़ी? तो इसके लिए क्या करते हैं, आपने एक वर्ड सुना होगा मेजरमेंट एंड मेट्रोलॉजी में. स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कैलिब्रेशन, है ना, कि मान ये जो मेरा प्रेशर गेज है, ये प्रेशर मेजर नहीं करके देगा, इसको कैलिब्रेट कर रखा है फोर्स के टर्म में. ये जो फोर्स हमने अप्लाई कर रखा है इसके टर्म में इसको कैलिब्रेट कर रखा है यहाँ की, यानी कि यहाँ पे एक हमने डाटा मैनिपुलेशन एलिमेंट लगा रखा है. ठीक है, जो आपके प्रेशर को किस में कन्वर्ट कर दे रहा है? फोर्स में. ठीक है, तो आपका डाटा मैनिपुलेशन एलिमेंट इसमें फिक्स्ड है, जो क्या काम कर रहा है कि आपको प्रेशर की बजाय यहाँ डायरेक्ट फोर्स की वैल्यू दे रहा है. ठीक है, तो चेंज इन फोर्स जो होगा, एक तो कुछ इनिशियल अमाउंट ऑफ फोर्स यहाँ पे दिखा रहा होगा वो यहाँ पे, और फिर जब आपने फोर्स अप्लाई कर दिया तो यहाँ एक फाइनल फोर्स दिखा रहा होगा. तो फाइनल फोर्स माइनस इनिशियल फोर्स आप कर लोगे तो आपको फोर्स की वैल्यू मिल जाएगी जो आपको हाइड्रोलिक लोड सेल पे अप्लाई की. इज दैट क्लियर बेटा? इज दैट क्लियर? यस सर. ओके, है ना. अब जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फोर्स ये मेजर जो कर सकता है वो 2.5 मेगापास्कल तक कर सकता है. ठीक है, 2.5 मेगापास्कल तक ये मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फोर्स मेजर कर सकता है. नाउ similar to this one, there is also a load cell that is called as pneumatic load cell. This is called as hydraulic load cell because liquid is used here in this confined area. Now there is one more load cell that is called as pneumatic load cell, and in that case we use the compressed air below this diaphragm. The diagram of pneumatic load cell is like this, and this is the constriction. What are the constriction part? This is the flapper. This black color part is flapper, and flapper is the part on which the force which is to be measured is applied. This flapper is connected to a diaphragm like in hydraulic load cell, and below this area there is the space in which air
is filled according to our need. Okay, when force is not applied on this platform, then what will happen? There is a nozzle. This platform is like this. आपका ये जो प्लेटफॉर्म है, जब तक आप अप्लाई नहीं करते हो फोर्स को, ये यहाँ पे अप्लाई ऐसे रहेगा, ठीक है, इस तरह से, इस तरह से ये आपका नोजल ओपनिंग रहेगी, मतलब यहाँ नोजल ये खुला रहेगा, ठीक है। अब आपने क्या किया, फॉर द फोर्स मेजरमेंट व्हाट यू विल डू, इट वर्क्स लाइक सिमिलर टू दैट ऑफ हाइड्रोलिक लोड सेल, बस इसमें एक बैलेंसिंग कंडीशन हम लगा देते हैं, ठीक है, कि हम कंफर्म पता कर पाएंगे कि हमारा जो भी आ रहा है वैल्यू वो सही आ रही है या नहीं आ रही है। तो अब जब आप वेट नहीं लगाते हो तो इसकी पोजीशन ऐसे रहती है, नोजल ये यहाँ से ओपन रहता है, ठीक है। अब आपने वेट लगा दिया, वेट लगाने के बाद क्या होगा, ये नीचे आया और ये आपकी जो नोजल ओपनिंग है ये क्लोज हो गई, ये आपकी क्लोज हो गई, है ना, और ये जो डायफ्राम है ये डिफ्लेक्ट हो गया अपनी पोजीशन से, लाइक दिस, इस तरह से डिफ्लेक्ट हो गया। अब जब ये डिफ्लेक्ट हो जाएगा, आपको ये दिखा देगा कि फोर्स आपने कितना अप्लाई किया था, ये जो प्रेशर आपका जो प्रेशर गेज लगा हुआ है वो आपको शो कर देगा। बट कंफर्म करने के लिए कि आपकी सारी चीज सही है, ओके, इंस्ट्रूमेंट सही चेक हुआ है, यानी कि अब मैं कैलिब्रेशन मेथड बताने जा रहा हूँ आपको। इसके लिए आप क्या करोगे, यू हैव टू सप्लाई एयर फ्रॉम दिस पॉइंट, ठीक है। अब जब यहाँ से एयर सप्लाई करोगे तो क्या होगा, यहाँ पे एयर की ओपनिंग यहाँ से भी है, तो यहाँ पे एयर इन होना शुरू हो जाएगी, एयर इन होना शुरू हो जाएगी, तो क्या करेगी, इस डायफ्राम को ऊपर उठाएगी, उठाएगी या नहीं उठाएगी, बताइए, बोलिए बेटा। यस सर। अब जब आपका डायफ्राम ऊपर उठने लगेगा और जब तक आप ऊपर इस पर ये एयर वर्क करेगा, एयर कम जब तक ऊपर प्रेशर लगाता रहेगा, जब तक कि ये अपना इनिशियल कंडीशन शो नहीं कर देता ये प्रेशर गेज। इनिशियल कंडीशन कौन सी थी, जब आपका ये विदाउट फोर्स था, ठीक है, वो कंडीशन नहीं आ जाती आपकी, तब तक ये ऊपर उठाएगा, और जैसे ही आपका वो कंडीशन आ जाती है तो यहाँ से ये नोजल धीरे धीरे ओपन होना शुरू हो जाएगा। तो जो आपकी रिमेनिंग एयर होगी, जो रिमेनिंग एयर होगी, अब यहाँ से वो पूरी कंप्लीट एयर यहाँ से बाहर निकलने लगेगी, यानी कि आपको यहाँ पता चल जाएगा जब इनिशियल रीडिंग और फाइनल रीडिंग आपकी दोनों बराबर आ जाएंगी, तो आपको पता चल जाएगा बैलेंस्ड हो गया है, ठीक है, बैलेंसिंग हो चुकी है मेरी। इट मींस जो मेरा, अब आप ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूँ, रीडिंग बिफोर अप्लाइंग फोर्स वो होगा यहाँ पे कुछ, रीडिंग आफ्टर अप्लाइंग फोर्स वो होगा, तो एक तो फोर्स की वैल्यू यहाँ से आ गई, फिर दोबारा आप क्या लिंक करेंगे, जो फाइनली आपकी ये बैलेंसिंग कंडीशन करने के बाद आई, यानी कि फाइनल माइनस इनिशियल दोनों रीडिंग आपकी इक्वल आनी चाहिए, तब आपका न्यूमेटिक लोड सेल फोर्स मेजरमेंट इक्वल बराबर करके देगा, ठीक है। हाइड्रोलिक लोड सेल में आपका कैलिब्रेशन का ऑप्शन नहीं है, ठीक है, तो आप उसमें कैलिब्रेशन नहीं कर सकते, लेकिन जो हाइड्रोलिक लोड सेल, वो सॉरी न्यूमेटिक लोड सेल जो डिजाइन किया गया था, वो डिजाइन किया गया था कि आप इसमें जो भी मेजरमेंट करें उसको आप कैलिब्रेट करके ये भी चेक कर सकते हैं कि यू आर गोइंग इन अ राइट वे और नॉट। इज दैट क्लियर बेटा, इज दैट क्लियर? सर कैलिब्रेशन करने के पहले का फिर से बता दीजिए। ओके बेटा, आपका क्या है, जब आपने स्टार्टिंग में जब आप ने कोई भी वेट लोड नहीं लगा रखा तो इसकी पोजीशन ऐसे होगी फ्लैपर की, यानी कि ये नोजल ओपनिंग रहेगी यहाँ पे, ठीक है। अब इस टाइम ये कोई रीडिंग शो कर रहा होगा, इनिशियल रीडिंग होगी इसकी फोर्स मीट मतलब न्यूमेटिक लोड सेल की, उसके बाद आपने वो वेट लगाया, वेट लगाने पे क्या हुआ, ये डिफ्लेक्ट हुआ, इसने नोजल ओपनिंग क्लोज कर दी, है ना, तो यहाँ पे एक फाइनल रीडिंग मिलेगी आपको यहाँ पे, तो आप फाइनल माइनस इनिशियल कर दोगे तो आपको फोर्स की वैल्यू डायरेक्ट यहाँ से मिल रही है, लेकिन सिर्फ ये चेक करने के लिए कि यू आर गोइंग इन अ राइट वे, you have to supply air from this way and supply air in this chamber up till when you will not get the initial condition, जब तक आपको पूरी initial condition वापस नहीं मिल जाती, जब तक आप ये air supply करोगे, और जैसे ही initial condition वापस मिलती है, यानी कि ये मेरा इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ जाता है डायफ्राम, ऊपर से जितनी फोर्स लग रही है उतनी नीचे से फोर्स लग रही है, तब मैं इसको यहाँ रोक दूंगा, ये मेरा कैलिब्रेशन का पार्ट था। हर्षिता? यस सर, ओके सर। Okay, and the range of the force that you can measure with the help of this pneumatic load cell is 250 kilonewton, and the accuracy of this pneumatic load cell is 0.5% of full scale.
ठीक है, पूरी स्केल पे आपको जो एक्यूरेसी मिलती है वो 0.5% मिलती है। अब ये मुझे लास्ट सेंटेंस का कोई मीनिंग बताएगा? एक्यूरेसी इज 0.5% ऑफ द फुल स्केल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? बेटा इट मीन्स है आपकी जो एरर की चांसेस हैं दैट इज 0.5%, मतलब 0.5% तक एरर आ सकती है, अदरवाइज 99.5% आपका इंस्ट्रूमेंट सही है। ओके, सो दिस इज अबाउट द सर न्यूमेटिक। इसकी एप्लीकेशन क्या है? बेटा एप्लीकेशन आपका नीड के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। जैसे आपका जो वो होती है, कहते हैं जेसीबी वगैरह होती हैं आपकी, जो आपका एक आपने लिफ्ट देखी होगी, ऊपर इस तरह से लिफ्ट लगी रहती है कंपनीज में, 2 पिलर होते हैं। एक मिनट रुकिए, ये 2 पिलर होते हैं, ठीक है, ऊपर यहाँ पे, हाइड्रोलिक लिफ्ट होती है। यहाँ पे आपका वेट उठाने के लिए, इसको वेट उठाने के लिए यहाँ पे लगा रहता है, इसको आप वेट कर सकते हो, इसको आप मूव करा के और ले जा सकते हैं। तो आपको यहाँ ये वेट की रीडिंग दे देता है, वो अकॉर्डिंग टू नीड होता है कि आपको अगर इस रेंज तक जाना है तो आप ये यूज करोगे, अगर आपको इससे ऊपर जाना है तो आप हाइड्रोलिक लोड सेल यूज करोगे। ओके। ठीक है, अब इसके बाद जो आपका आता है बेटा, वो आता है आपका एक probing ring. There is a ring that is used for the measurement of the force that is called as probing ring. ठीक है, अब probing ring की जो कंस्ट्रक्शन है फिजिकली मेरे पास है नहीं है, मैं सिर्फ आपको डायग्रामेटिकली दिखा सकता हूँ, लेकिन आप एक काम कर सकते हैं, गूगल पे जाके आप प्रोबिंग रिंग का डायग्राम देख सकते हैं, मतलब फिजिकली डायग्राम आप देख सकते हैं कि कैसी प्रोबिंग रिंग हो सकती है। ठीक है, मैंने सर्च किया था यूट्यूब पे भी, फिजिकली उसका एक्सप्लेनेशन नहीं दे रखा, लेकिन डायग्रामेटिकली उसका दे रखा है, वो मैं आपको बताता हूँ। आपका बेसिकली ये किस प्रिंसिपल वर्क करती है, इसका प्रिंसिपल होता है, ये जो इसमें रिंग लगी हुई है ना, दिस रिंग, जब आप इसमें फोर्स लगाते हो, ठीक है, जब आप इसमें फोर्स लगाते हो, इट डिपेंड्स फोर्स किस तरह की लगा रहे हो। एक आप टेंशन फोर्स लगा सकते हो, एक इस पे कंप्रेशन फोर्स लगा सकते हो। जब टेंशन फोर्स लगाते हो तो ये रिंग का जो शेप है वो इस तरह से चेंज हो जाएगा, यानी कि आपके डायमीटर में चेंज होगा, इलिप्स फॉर्म हो जाएगा ये। ठीक है, और आप जब टेंशन लगाते हो तो इसके डायमीटर में इस तरह से चेंज होगा। तो आप इसमें बेसिकली जो प्रिंसिपल यूज किया गया है वो है आपका कि आपका कितना स्ट्रेन प्रोड्यूस हुआ, उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको फोर्स मेजरमेंट मिल जाता है। दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ दिस प्रोबिंग रिंग। ठीक है, इसमें जो रिंग होता है, इसमें जो डायमीटर चेंज होता है वो विद रेस्पेक्ट टू जो आपने फोर्स अप्लाई किया है उसकी कॉरस्पॉन्डिंग होता है। ठीक है, अब ये इसका बेसिक प्रिंसिपल था। अब इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो क्या है, इसमें बेटा एक रिंग होती है जिसका डायमीटर आपको ऑलरेडी नोन होता है। ठीक है, इट इज अ मेटेलिक रिंग, इसका ऑलरेडी आपको नोन होता है। इसके बाहर आप देखिए इसमें एक पार्ट लगा होता है, ये वाले पार्ट, ये वाले पार्ट ऑन विच यू हैव टू अप्लाई द फोर्स, इसको कहते हैं एक्सटर्नल बॉस, एक्सटर्नल बॉस, है ना। और इस रिंग के अंदर ये वाला, ये जो पार्ट है इसको कहते हैं इंटरनल बॉस, इसको कहते हैं इंटरनल बॉस। इंटरनल बॉस, एक इंटरनल बॉस पे आपकी रीड लगी रहती है, रीड। ठीक है, दिस इज द फ्लेक्सिबल, रीड इज द फ्लेक्सिबल मेंबर। ओके, जिसको अगर आप पेंसिल से भी थोड़ा टच कर देते हैं ना तो इसमें वाइब्रेशन होने लगते हैं, मतलब ये इस तरह से मूव करने लगेगी। एक मिनट में दिखा रहा हूँ, जब आप इसे पेंसिल से टच कर देंगे तो इसमें वाइब्रेशन हो लेंगे इस तरह से, मतलब पेंडुलम मोशन करने लगेगी। ठीक है, रीड। और दूसरी तरफ आपका रहता है एक माइक्रोमीटर। ठीक है, माइक्रोमीटर का क्या काम होता है, माइक्रोमीटर विल गिव यू द चेंज, इट विल नोटिस द चेंज दैट विल अकर इन डायमीटर, जो आपके डायमीटर में इस एक्सिस के कॉरस्पॉन्डिंग जो चेंज हुआ है वो नोट कर लेता है ये माइक्रोमीटर। ठीक है, द वर्क ऑफ दिस माइक्रोमीटर इज दिस वन। यहाँ तक क्लियर है? अगर यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो बताओ, फिर आगे मैं एक्सप्लेन करूंगा। देखो अभी ऊपर की ये 4 पॉइंट्स पे यही लिखा है, द प्रोबिंग रिंग कंसिस्ट ऑफ 2 मेन एलिमेंट, द रिंग इटसेल्फ एंड द डायमीटर मेजरिंग सिस्टम। Force are applied to the ring through external boss. The resulting change in diameter refers to as the deflection of the ring is measured by micrometer, screw and the vibrating reed. ये मैंने अभी आपको यहाँ तक बताया है। यहाँ तक अगर किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। यहाँ तक अगर किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। ओके, अब मेजरमेंट कैसे होता है? ठीक है, जब आप इस पे
अब लेट अस सपोज मैंने टेंशन फोर्स अप्लाई की, ये वाला कंडीशन है, ठीक है। ये वाली कंडीशन आएगी तो बेटा क्या होगा, ये धीरे 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 ये यहाँ पे टच होने लगेगा, ये वाला पार्ट यहाँ पे टच हो जाएगा ना, जब इसमें आप ये इधर जाएगा, मतलब वो जब कंप्रेशन टेंशन लगा कंप्रेशन लगा रहे हो, सॉरी कंप्रेशन लगा रहे हो, तो ये इधर जाएगा और ये नीचे आएगा, ठीक है। अब जब आप इसे नीचे लेके आओगे तो हो सकता है कि इतना नीचे आ जाए कि ये इस तरह से हो जाए, है ना। इसके साथ मतलब ये वाला जो यूसा बटन कहते हैं, ऐसे ये जो सर्कुलर दिखाई दे रहा है ना, ये वाला, इसको कहते हैं यूसा बटन। ये लिख रहा है, देखिए ये रहा, ठीक है। अब आपका काम क्या है, इस रीड को, इस रीड कांटेक्ट पॉइंट को, इस कांटेक्ट पॉइंट को इस कांटेक्ट पॉइंट के साथ बिल्कुल फिक्स करना, मतलब इन दोनों को मिला देना, तब आपका ये माइक्रोमीटर बिल्कुल चेंज इन डायमीटर एग्जिट देगा, ठीक है। अब वो कैसे करेंगे, जब आपकी ये रीड बिल्कुल नीचे आ जाएगी तो आप क्या करोगे, ये जो स्क्रू नट दे रखा है, स्क्रू नट, इस स्क्रू नट की हेल्प से इस माइक्रोमीटर की पोजीशन आप फिक्स करोगे, ठीक है। इस स्क्रू नट की हेल्प से इस माइक्रोमीटर की पोजीशन फिक्स करोगे। कैसे फिक्स करोगे, मान लीजिए आपका ये वाली जो पॉइंट है, ये वाला, ये आपने कंप्रेशन अप्लाई किया और आपकी जो रीड है वो इस तरह से आ गई, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया ये रीड जो है फ्लेक्सिबल होती है, अगर आप इसे पेंसिल से मूव कर देते हो, पेंसिल से थोड़ा सा भी टच कर देते हो, तो ये वाइब्रेट करना शुरू कर देती है। टू रीड द डायमीटर ऑफ द रिंग, द वाइब्रेटिंग रिंग इज सेट टू इन मोशन बाय जेंटल टैपिंग इट विद अ पेंसिल और पेन। आप जब इसको मूव करोगे तो क्या होगा, ये धीरे 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 ऐसे करके पेंडुलम मोशन करेगी, वाइब्रेशन होंगे इसमें। आपको ये कैसे एडजस्ट करना है, आपको स्क्रू नट की हेल्प से इस तरह से एडजस्ट करना है कि आपका ये वाला पॉइंट जो है, आपका जो रीड का ये वाला पॉइंट है बेटा, आपका रीड का ये वाला पॉइंट इसके कांटेक्ट में आ जाए, ऐसे मतलब टच हो जाए ये वाला पॉइंट। अगर जैसे ही आपकी ये कंडीशन आती है, ये वाली कंडीशन आती है, आप इस स्क्रू नट को रोक स्टॉप कर दोगे और यहाँ से माइक्रोमीटर की रीडिंग नोट कर लोगे। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। ये मैंने बताया कंप्रेशन के लिए। अगर आप टेंशन ले रहे हो तो क्या होगा, इसमें डिस्टेंस बढ़ जाएगा, मतलब ये वाला जो रीड का ये वाला पॉइंट है वो यहाँ पे आ जाएगा, अगर टेंशन में है तो मान लीजिए यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो अब आपको इसको इस तरह से एडजस्ट करना है कि आपका ये वाला जो पॉइंट है, यूसा बटन, वो इसके कॉन्टेक्ट में यहाँ पे आ जाए, ठीक है। तो जब कॉन्टेक्ट पॉइंट आ जाएगा, आपको उस माइक्रोमीटर रीडिंग को नोट कर लेना है कॉन्टेक्ट पॉइंट पे, ठीक है। कॉन्टेक्ट पॉइंट पे जब आपने नोट कर लिया माइक्रोमीटर की रीडिंग को, उसके बाद आपका जो जनरल फॉर्मूला है जो फोर्स मेजरमेंट के लिए यूज करना है, वो ये है आपका, जो प्रोबिंग रिंग के लिए यूज होता है। ई जो है वो आपका मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है, जो कि इस रिंग का होगा, ठीक है। जिस मटेरियल से आपकी रिंग बनी होगी उसका ये मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई, जिसमें डी आपको रिंग का ही लेना है। ये जो डी क्यूब लिखा है, ठीक है, डी क्यूब, ठीक है, डी क्यूब इज द डायमीटर ऑफ द रिंग, इनिशियल डायमीटर ऑफ द रिंग। और ये जो वाई है, ठीक है, दिस इज अ चेंज इन दिस, यहाँ पे जो आपको रीडिंग मिलेगी, ठीक है। इन दिस वे यू विल गेट द वैल्यू ऑफ दिस एफ बाय द हेल्प ऑफ प्रोबिंग रिंग। इज दैट क्लियर बेटा? वाई क्या है सर? बेटा वाई जो है आपको जो चेंज इन डायमीटर मिलेगा, ये यहाँ से यहाँ की जो रीडिंग होगी माइक्रोमीटर की। ओके सर। सर बेटा अगर इस, हाँ हाँ बोलिए। यस सर। सर मैं एक क्वेश्चन था सर, जो हम फोर्स मेजर कर रहे हैं, मतलब ये जो प्रूविंग रिंग है सर, इससे मतलब किसका कर रहे हैं सर, या मतलब बेटा इसका प्रोबिंग रिंग जो है वो, खुद का कर रहे हैं? नहीं 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 नहीं, प्रोबिंग रिंग खुद का फोर्स मेजर नहीं कर, मतलब प्रोबिंग रिंग पे आप किसी ये जो है आप वहां लगा दो, जैसे मान लीजिए मुझे कोई एक सरफेस है जिस पर मैं फोर्स लगाने वाला हूँ, कितनी फोर्स लगाऊंगा उसके कॉरेस्पॉन्डिंग, एक मिनट में डायग्राम दिखाता हूँ आपको इसका जो यूज किया था, एक मिनट रुकिए, मेरे पास 2 मिनट दीजिए, ठीक है, 1 मिनट रुकना बेटा।
मैंने अभी एक डायग्राम निकाला तो है, लेकिन उससे पूरा मतलब क्लियर नहीं हो रहा, क्योंकि प्रोबिंग रिंग के बारे में मैं भी पूरा देख चुका हूँ, है ना, लेकिन मैं आपको दिखा रहा हूँ, है ना। ये देखो बेटा, ये जो है ये प्रोबिंग रिंग है, ये वाला, और ये इसमें माइक्रोमीटर लगा हुआ है। ये एक्सटर्नल बॉस है, ये इंटरनल बॉस है, ये वाला, ये इंटरनल बॉस है, ये माइक्रोमीटर रीड है, ये देखो ये दिखाई दे रही है, ठीक है। अब जो भी फोर्स मेजर करना है आपको, कहीं अप्लाई करना है ना, कहीं भी कोई फोर्स अप्लाई करना है, उसको मेजर करना है आपको, ठीक है। तो जो आपको मेजर करना है वो पहले आप मेजर यहाँ से कर लोगे, फिर अप्लाई कर दोगे जहां भी अप्लाई करना है उस फोर्स को। ये आपकी प्रूविंग, जो मैं बता रहा था पेंसिल से जो इसको रीड को आप वाइब्रेट करते हो, ठीक है, देखो वो दिखाया गया है, ठीक है। तो इसका बस मेन जो काम है वो ये है, कहीं किसी इंस्ट्रूमेंट में नहीं लगी होती, ठीक है। आप कहीं भी फोर्स अप्लाई कर रहे हो किसी चीज में, तो आप उससे पहले इस पे मेजर कर लोगे उस फोर्स को कितना अप्लाई कर रहे हो प्रोबिंग रिंग पे, ठीक है। उसके बाद उसको अप्लाई कर दोगे जहां भी वो फोर्स अप्लाई करनी है आपको, ठीक है। तो इस तरह से आपकी प्रोबिंग रिंग वर्क करती है, ठीक है। सर वो फिट कैसे होती होगी जहाँ हमें फोर्स लगाना है वहां पर, जैसे अगर कुछ कन्फाइन एरिया में लगाना है तो? नहीं, आपको कन्फाइन एरिया में लगाना है वो नहीं, आपने कितना फोर्स लगाया है, आपने कितना फोर्स लगाया है किसी जो नोन वैल्यू है आपको कहाँ लगाना है ना, और आपको एक नोन अमाउंट ऑफ फोर्स लगाना है वहां पे। तो वो जो फोर्स का जो अमाउंट लगाना है आपको, ठीक है, वो आपको किससे पता चलेगा, इस प्रोबिंग रिंग से। ऐसा नहीं है कि आप टेंशन, आप एक ही फोर्स अप्लाई कर रहे हो, ऐसा नहीं। इसमें 2 पॉइंट दिए गए ना, तो जरूरी नहीं है कि ऊपर नीचे दोनों से फोर्स अप्लाई करो, फोर्स ऊपर एक तरफ भी लगा दोगे तब भी आपका प्रोबिंग रिंग मेजर करके दे देगी आपको फोर्स, क्योंकि अच्छा इन इन रिफ्लेक्शन उसी के अकॉर्डिंग होगा, प्रोबिंग रिंग का जो डायमीटर चेंज होगा वो उसी के अकॉर्डिंग होगा जो आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो उस पर, ठीक है। सर कोई आपको ये वीडियो है बता, करते हुए का? बेटा वीडियो मैंने काफी सर्च कर लिया, लेकिन इसके बारे में मेरे को अभी तक कोई वीडियो नहीं मिला, जैसे ही मिलेगा मैं शेयर कर दूंगा, ओके सर। है ना। नेक्स्ट है बेटा आपका टॉर्क मेजरमेंट। टॉर्क मेजरमेंट में क्या है आपका, बेसिकली टॉर्क मेजरमेंट में आपको एक ही वो है, टॉर्क मेजरमेंट का कोई बता सकता है टॉर्क मेजरमेंट की रिक्वायरमेंट क्यों होती है, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ टॉर्क मेजरमेंट? एनीबॉडी? ओके, आप जो भी मैकेनिकल सर सिस्टम डील करते हो, टोटल पावर जो हमारी रिक्वायरमेंट रहती है टॉर्क से भी यस, जैसे मोटर वगैरह रहते हैं हाँ तो उनमें कितना अमाउंट ऑफ टॉर्क देना है और कितना पावर हाँ बेटा, कंजप्शन हो रहा है वो सर? हाँ और हाँ, आपका जो सबसे पहली रिक्वायरमेंट होती है किसी मैकेनिकल सिस्टम की, वो लास्ट आपका जो एक कंक्लूजन होता है वो ये होता है कि आपको ये पता चल जाए कि हाउ मच पावर यू आर गेटिंग फ्रॉम दैट इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। और पावर मेजरमेंट करने से पहले आपको टॉर्क पता होना चाहिए, अदरवाइज आप पावर मेजर नहीं कर सकते मैकेनिकल सिस्टम की, है ना। आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा पावर का फॉर्मूला 2π×10⁻⁶, तो उसमें जो टी आता है वो टॉर्क होता है, वो टॉर्क बिना मेजर किए आप पावर तक नहीं रीच कर सकते। तो बेसिकली जो आपका टॉर्क मेजरमेंट आपको करना होता है वो पावर मेजरमेंट के लिए करना पड़ता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, है ना, ये आपका एक प्रोनी ब्रेक डायनोमीटर है ना। अब मुझे इस डायनोमीटर का काम क्या है, इस डायनोमीटर का ये काम है कि ये मुझे ये बता देता है दैट व्हाट अमाउंट ऑफ पावर इज रिक्वायर्ड टू स्टॉप दिस रोटेटिंग व्हील, है ना। एक मिनट, मुझे ये जो व्हील है, ये रोटरी व्हील जो है, इसको स्टॉप करने के लिए कितनी पावर की रिक्वायरमेंट रहेगी। एक तरह से मैं ये कह सकता हूँ कि ये ब्रेक की तरह वर्क करता है, ठीक है। ब्रेक के मतलब मुझे कहीं भी अगर कोई भी चीज रोकनी है ना, तो मुझे उससे कितनी पावर देनी होगी। अब मुझे ये बताइए, अगर ये मुझे पता चल जाए कि दिस मच अमाउंट ऑफ पावर इज रिक्वायर्ड टू स्टॉप दिस बॉडी, तो वो बॉडी कितने पावर से जनरेट कर रही होगी ये भी पता चल जाएगा। पता चलेगा या नहीं पता चलेगा, बोलो, बोलिए बेटा। अगर कोई मेरी बॉडी है, ठीक है, अगर कोई मेरी बॉडी है
लेट अस सपोज ये है मेरा एक शाफ्ट है जो कि एक स्पीड से रोटेट कर रही है, ठीक है। अगर मैं ये कैलकुलेट कर लूं कि ये इस शाफ्ट को जो ये रोटेट कर रही है इसको स्टॉप करने में कितनी पावर रिक्वायर्ड है, तो मुझे ये पता चल जाएगी ना ये शाफ्ट कितनी पावर जनरेट कर रही होगी। पता यस सर। चलेगी या नहीं पता चलेगी, है ना। तो यही हमारा ये मैं टॉर्क मेजरमेंट के थ्रू पता करूंगा, जो ये कॉन्सेप्ट बेस्ड होता है कि आपको ये स्टॉप करके पता चलेगी, यानी कि आप क्या कर रहे हो, पावर को रेस्ट्रिक्ट कर रहे हो, यू आर रेस्ट्रिक्टिंग द मोशन ऑफ दिस रोटरी शाफ्ट, ठीक है। जब आप रेस्ट्रिक्ट कर रहे हो तो कुछ, इसका मतलब है कुछ एब्जॉर्व कर रहे हो, है ना, इसका मतलब है कुछ एब्जॉर्व कर रहे हो। दैट्स व्हाई दिस डायनोमीटर इज आल्सो कॉल्ड एज एब्जॉर्प्शन टाइप डायनोमीटर, यानी कि आपने मैकेनिकल एनर्जी को एब्जॉर्व कर लिया। अगर आप किसी को स्टॉप कर रहे हो एंड दिस इज रोटेटिंग विद द हेल्प ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, है ना, तो अब जब इसको स्टॉप कर देते तो इसका मतलब है आपने उसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया, उसकी पावर को एब्जॉर्व कर लिया। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज, एक मिनट बेटा, है ना, हेलो, हाँ विष्णु जी, मतलब मेरी समझ में नहीं आया। हाँ मैंने उसमें जूम पे ली थी। नहीं मैंने वैसे भी ली थी और वीडियो भी दिखाया था। मैंने 2 घंटे ली थी। क्योंकि आज नहीं है। हाँ हाँ। कौन पूछ रहा था? नहीं मैंने वीडियो यूट्यूब पे भी डाल रखी है वैसे ऑटोकैड की। नहीं वीडियो नहीं दिखाई थी मैंने, वो मैंने डायरेक्ट अपने ऑटोकैड सिस्टम पे चला लिया था, वो जूम पे समझाया था बच्चों को। ओके ओके, सॉरी बेटा। तो इसलिए इसको एब्जॉर्प्शन टाइप डायनोमीटर कहते हैं, ठीक है। अब देखिए ये वर्क कैसे करता है। In this system there is a flywheel which is attached to the shaft whose power is to be determined, जिसकी पावर मुझे डिटरमाइन करनी है कि कितनी पावर से वो रोटेट कर रही है शाफ्ट, उससे ये आपका फ्लाईव्हील अटैच रहता है, ठीक है। अगर ये फ्लाईव्हील उस शाफ्ट से अटैच रहेगा तो ये रोटेट कर रहा होगा, इसका मतलब, ठीक है। इस फ्लाईव्हील के साथ एक आप वुडन ब्लॉक लगा देते हैं, वुडन ब्लॉक, ठीक है, वुडन ब्लॉक। लेकिन ये वुडन ब्लॉक कैसे लगा होता है कि इसके शाफ्ट, अकेला वुडन ब्लॉक इसकी रोटेशन को रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकता। इसके जस्ट अपोजिट में आप एक और वुडन ब्लॉक लगा देते हैं, और ये जो है वुडन ब्लॉक एडजस्टेबल होता है, आप इसको अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। इस वुडन ब्लॉक के साथ एक ये आर्म लगी हुई होती है, देयर इज एन आर्म विद रेस्पेक्ट टू दिस वुडन ब्लॉक। इस आर्म की लेंथ इस फ्लाईव्हील के सेंटर से जहां से आप फोर्स अप्लाई करोगे उस पॉइंट तक एल होती है, ठीक है। अब क्या है बेटा, आपने फोर्स अप्लाई स्टार्ट करना शुरू किया है इसके आर्म पे, यू आर स्टार्टिंग अप्लाइंग फोर्स ऑन द आर्म एंड, ठीक है। आपने फोर्स लगाई, फोर्स जब बेटा आप लगाओगे तो क्या होगा, ये आर्म नीचे आएगी, मतलब डिफ्लेक्ट होगी अपनी पोजीशन से, लाइक दिस। ये जो आर्म है वो धीरे 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 इस तरह से डिफ्लेक्ट होगी जब आप फोर्स लगा रहे होगे, होगी या नहीं होगी, बताइए, बोलो बेटा। यस सर। है ना, जब आप की आर्म डिफ्लेक्ट हो रही होगी तो ये जो आपका वुडन ब्लॉक है, ये जो ऊपर था ये भी नीचे आएगा, ये भी नीचे आएगा इस तरह से, है ना। आप जब तक फोर्स अप्लाई करोगे इस पे, जब तक कि आपका ये वुडन ब्लॉक इस फ्लाईव्हील के टच में नहीं जाता और इसको रेस्ट्रिक्ट नहीं कर देता इसके मोशन को, जब तक आप फोर्स अप्लाई करोगे, जब तक कि आपका ये वुडन ब्लॉक नीचे आके इस फ्लाईव्हील की मोशन को रेस्ट्रिक्ट नहीं कर देता। जैसे ही आपका फ्लाईव्हील का मोशन रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा, है ना,
रुक जाएगा। आप इस फोर्स को नोट कर लोगे, है ना। इस फोर्स को नोट करने के बाद ये लेंथ है आपके पास, द फॉर्मूला ऑफ द टॉर्क इज फोर्स इनटू लेंथ। आप वहां से टॉर्क निकाल लोगे, ठीक है। टॉर्क निकालने के बाद ही आपका आधा काम खत्म हो जाता है। इसके बाद सिर्फ आपका एक रिक्वायरमेंट रह जाती है, पावर कैलकुलेशन, ठीक है। तो पावर कैलकुलेशन कैसे होती है बेटा इसमें? सर जो लेंथ है वो और टॉर्क जो निकाली है फोर्स वो। T is equals to force into length। अब आपको पता है कि पावर डिसिपेटेड का फॉर्मूला क्या होता है, P is equals to 2 pi NT/60। एंड आपको पता होंगे नंबर ऑफ आरपीएम ऑफ द फ्लाई व्हील विद द हेल्प ऑफ टेकोमीटर। टेकोमीटर से वो आपने मेजर कर लिया होंगे, तो वहां से आपको एन पता चल जाएंगे। टॉर्क आपने ये कैलकुलेट कर लिया है, इसकी कॉरस्पॉन्डिंग आपको पावर मिल जाएगी जो आपने जितनी पावर से ब्रेक लगाया, उस फ्लाई व्हील को जो रोटेट हो रहा था उसको रोका जितनी पावर से, तो जितनी पावर से आपने उस फ्लाई व्हील को रोका होगा उतनी ही पावर से वो फ्लाई व्हील जो शाफ्ट कनेक्ट थी उस फ्लाई व्हील के साथ, वो उतनी पावर जनरेट कर रही होगी वो शाफ्ट। इज दैट क्लियर बेटा? तो आप एक उल्टा काम कर रहे हैं, ठीक है। आप जस्ट अपोजिट डायरेक्ट कैलकुलेशन नहीं कर रहे पावर के, आप क्या कर रहे हैं, पहले आप एक फ्लाई व्हील को कनेक्ट कर रहे हैं शाफ्ट से जिसकी पावर आपको मेजर करनी है, देन यू आर अप्लाइंग ब्रेक ऑन दैट फ्लाई व्हील टू स्टॉप दैट फ्लाई व्हील। उस फ्लाई व्हील को स्टॉप करने में कितनी पावर आपकी एब्जॉर्ब हो रही है, उतनी ही पावर आपकी शाफ्ट जनरेट कर रही होगी जिसके साथ वो फ्लाई व्हील कनेक्ट है। इज दैट ओके बेटा? इज दैट ओके? यस सर। समझ में आया? यस सर, बस एक बार वर्किंग कैसे होती है वो वीडियो इसका तो होगा सर। एक मिनट रुकिए, मैं एक मिनट देखता हूँ। हाँ लेकिन आई थिंक इसका वीडियो है, मैं एक मिनट में बस सर्च कर रहा हूँ, है ना। Okay beta, is this visible to you? यस सर। ओके देखिए आपके वुडन ब्लॉक्स हैं जो मैं आपको बता रहा था, ये लीवर आर्म है, ठीक है। आपका ये जो वेट है जो आप लगाओगे, ठीक है, इट इज द काउंटर वेट। इसकी रिक्वायरमेंट तब पड़ती है जब आपको रोकना होता है, ये मतलब स्टॉप करना होता है। तो उसमें क्या है, तो जो मैंने आपको डायग्राम दिखाया वहाँ रोप लगाई गई है इस तरह से, जैसे ये है ना, इसकी जगह हमारा रोप है, काउंटर वेट नहीं है उसमें, हमारा रोप है, ठीक है। लेकिन वर्क दोनों का सेम है। ये पुली है जो आपका रोटेट कर रहा है उस शाफ्ट के साथ, ठीक है। एक मिनट रुकना बेटा, मैं हाँ देखो अब ये रोटेट करना स्टार्ट कर दिया है ना, और ये वेट है, अब इस पर वेट लगाना स्टार्ट कर दिया। अब जैसे ही वेट लगाओगे आप, ठीक है, धीरे 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 धीरे, है ना। अभी आप यहाँ से ही एडजस्ट कर सकते हो कि आप इसकी पोजीशन कैसे फिक्स करना चाहते हो, ठीक है। उसके बाद आप देखो वेट आप अप्लाई करोगे, वेट अप्लाई करने पे क्या होगा, अच्छा इसमें इन्होंने बस यही बताया, इसका मोशन करते हुए दिखाया है, ठीक है, एकदम स्टॉप करते हुए नहीं दिखाया। जैसे ये नीचे ऊपर नीचे हो रहा है ना, ये वाला पार्ट, ये वाला जो पार्ट है ऊपर नीचे जो हो रहा है, देखो ये रुका, अब ये रोटेट होने लग गया, अब देखो फिर रुकेगा ये, है ना। यहाँ ध्यान से देखना, रुक गया, ठीक है। इस तरह से आपका ये प्रोनी ब्रेक डायनोमीटर है वो वर्क करता है। तो सर ये रुका कैसे? बेटा रुका कैसे? सर हम आपने जितना बेटा वेट लगाएंगे, जो वेट जो हम आपने एक लगाएंगे, फोर्स लगाया, हाँ वेट जो लगाया उसकी कॉरस्पॉन्डिंग आपने एक आर्म थी,
आर्म तो की इसमें लेंथ है तो आपके पास, सर तो उतना वेट टॉर्क चेंज कर ही जनरेट नहीं कर रहा दिया है। आपने। नहीं, वेट चेंज, तो सर उसमें वेट चेंज करने के लिए ऑप्शन है बेटा, अच्छा, वो तो तो उसमें उसने वो एक वेट वेट सेम ही दिखाया है। था। हाँ, हाँ, उसमें तो सेम था, लेकिन वो तो वेट चेंज कर सर सकते जैसे हैं। हमें किसी मोटर का टॉर्क करना है पता, तो हम उस होल में वुडन ब्लॉक के उस मोटर के शाफ्ट को पहले डाल देंगे। आपको उसके उसके साथ प्रोनी ब्रेक डायनोमीटर फिक्स करना पड़ेगा। और फिर बाद में उसको उस चालू करेंगे जितने भी टॉर्क पे चलाना है, हाँ हाँ, और फिर उसी के अब मतलब काउंटर वेट डालेंगे, और उसी के हिसाब से जो टॉर्क इक्वल आएगा तो वो रुक जाएगा शाफ्ट। एक हाँ, वो शाफ्ट रुक जाएगा वहां पे। ओके, ठीक है सर। ठीक है, सर सो दिस इज, हाँ बेटा, एक मिनट, कौन यस है? गौरव? यस सर हाँ, सर बोलिए एक बोलिए चीज बोलिए। पूछनी थी। हाँ सर जो अपनी हाँ, ट्रेन बोलिए वगैरह बेटा। होते हैं उनमें भी सर व्हील होता है, और सेम प्रोसेस सर उनकी भी यही रहती है, बस बोर्ड की जगह कोई किसमें दूसरा बेटा? सर मेटल। किसमें किसमें जो किसमें किसमें? ट्रेन का सर जो व्हील होता है। नहीं, ट्रेन ट्रेन के व्हील में तो आपने अलग, जो वो तो ब्रेक्स होते हैं। ये बेटा ब्रेक नहीं है, ये आप एक पावर मेजरमेंट का इंस्ट्रूमेंट है। नहीं सर, वहां भी तो उसी के मोशन को कंट्रोल करने के लिए हम अपोज करते हैं ना, दो ऐसे ही मतलब बोर्ड के टाइप के उसके व्हीलों में लगे हुए होते हैं, मतलब एवरी व्हील में। नहीं, मैंने नहीं देखा ट्रेन के व्हील में, मैंने कभी नहीं देखा। मैं तो वहाँ सिंपल व्हील देखे हैं, वहां मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा कि वुडन ब्लॉक वगैरह कुछ लगा हुआ हो। नहीं, वुडन ब्लॉक नहीं होते, बट सर वो मेटल के दूसरे होते हैं, बोर्ड के नहीं होते, बट लगे हुए होते हैं दोनों तरफ, मतलब हर व्हील की, हर व्हील मैंने पर। बेटा आज तक नहीं देखे, मैंने व्हील ही देखा है। हर व्हील पे उसमें लगे ही नहीं होते, वो पूरा एक व्हील होता है, वो तो तो सर वो डिजाइन होती है ब्रेक वो के लिए रुकती होते हैं कैसे है सर। ट्रेन? नहीं, ब्रेक के लिए हाँ, लगे होते हैं सर। ट्रेन रुकती कैसे है फिर? ब्रेक के बेटा, वो आपका ब्रेक होता है, वो इलेक्ट्रिक ब्रेक्स होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, तो ये वहां भी जो तो है, सर प्रोसेस तो सर सेम रहती होगी, टॉर्क निकलता होगा जब भी तो सर उससे पावर हाँ, निकलती वो होगी। वो बेटा वो ब्रेक है, वो एक ब्रेक सिस्टम है। आप ब्रेक के लिए आपकी बाइक में ब्रेक शू लगे रहते हैं, वो आपको पावर बताते हैं कितने पावर आपकी जो बाइक है वो कितने पावर जनरेट कर रही है। ये सर वो डाउट उसमें ये था सर, वहां हम लेंथ क्या लेते हैं, ये डाउट था बस। बेटा जैसे अभी लेंथ तो यहाँ तो आपको हमने वो डायनोमीटर साफ ने एक कहा, ले ली। जो मैंने आप हाँ, तो जो मैंने आपको डायनोमीटर बताया है, वहां तो मुझे शाफ्ट लेंथ की जरूरत नहीं है। आपको पावर अगर मेजर करनी होगी कि आपके ट्रेन के व्हील अगर कितनी शाफ्ट रोटेट कर रहे हैं कितनी पावर के साथ, तो आपको उसके साथ एक डायनोमीटर फिक्स करना पड़ेगा। ओके सर। लेकिन अगर मुझे ये नहीं पता करना कि पावर कितनी जनरेट हो रही है, मुझे सिर्फ ब्रेक लगाने से मतलब है। ठीक है, बाइक में आप ब्रेक लगाते हो, आपको ये मतलब नहीं होती ना कि आपकी बाइक कितनी पावर पे जनरेट कर रही है, कितना पावर जनरेट कर रही है। आपको ब्रेक लगानी है तो आप सिर्फ ब्रेक लगा देते हो, है ना? वो यस बट आपके सर। ऑटोमोबाइल का पार्ट, जो आप बात कर रहे हो वो ऑटोमोबाइल का पार्ट है। यस सर यस सर। सर एक चीज ये जाननी जो थी है ये सर। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। हाँ नंदी। बट सर उसमें होता है सर कि कितना सर टॉर्क हम देना होता है। जो टॉर्क है, जो टॉर्क कैलकुलेट कर रहे हैं, तो हाँ हाँ, वो शाफ्ट के मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे भी तो डिपेंड करता है ना सर? नहीं, शाफ्ट के मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे डिपेंड करेगा, बट आपने उस शाफ्ट से एक फ्लाईव्हील कनेक्ट कर दिया। अब आपकी शाफ्ट की जितनी भी आपकी पावर थी वो फ्लाईव्हील पे आ गई। हम्म, अब फ्लाईव्हील पे जब वो पावर आ गई तो आपने उसको उतना टॉर्क दे दिया कि वो रुक जाए, वो फ्लाईव्हील स्टॉप हो जाए। तो जितना आपने टॉर्क लगाया उसको स्टॉप करने में, उसमें अगर आपने अप्लाई कर दिया 2π×10⁻⁶, तो पावर पता चल जाएगी ना आपने कितनी ब्रेकिंग पावर लगाई उस पे, तो आपकी जो शाफ्ट है वो रुक गई। यस सर, तो उस आपको शाफ्ट की वो पावर पता चल जाएगी ना कि समझ गया शाफ्ट सर, कितनी समझ पावर से गया। रोटेट कर हो रही थी। ओके सर, ओके। आपका बेटा गौरव इसमें कंफ्यूजन मत रखना, वहां वो ब्रेक का पार्ट है, वो ब्रेक आपको सिर्फ ब्रेक लगाने से मतलब है ना? आप बट सिंपल सर बाइक का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। ये हाँ, सर नहीं, बाइक का सर सही है, बट सर वहां तो हम देखते हैं ना कि जैसे मतलब हर स्टेशन के ऊपर भी सर लिखा हुआ होता है कि मतलब जो वो लेंथ वगैरह होती है ना समुद्र तल से, तो उसके हिसाब से हम टॉर्क देते हैं ना सर ट्रेन को, तो फिर सर इसमें भी तो टॉर्क लगेगा ना जब भी तो वो रुकेगी। अरे बेटा वो मैं इलेक्ट्रिक ब्रेक होते हैं। और हाइड्रोलिक यूज करते हैं हैंड के लिए। नहीं, हाइड्रोलिक बिल्कुल करते हैं, बट वो जो व्हील पे लगा होता है वो तो मैकेनिकली तो होता है, जब भी तो वो रुकते हैं वहां से कंट्रोल करता है वो हाइड्रोलिक से। मैकेनिकल, आपके आपके ट्रेन में मैकेनिकल ब्रेक्स की जगह आपके इलेक्ट्रिक ब्रेक्स यूज किए जाते हैं। कभी यस आपके सर अगर यस ट्रेन सर। में आपने ब्रेक लगते हुए देखे हो तो आपको कोई स्मेल आती है, बहुत गंदी स्मेल। हम्म, यस सर।
उसके कॉन्सेप्ट को और डायनामोमीटर के कॉन्सेप्ट को मिक्स मत करो। डायनामोमीटर आपका एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जो आपको ये बता देता है कि पावर कितनी जनरेट हो रही है, बट वहां आपको पावर ये नहीं पता, पावर से जनरेट नहीं, मतलब पावर जनरेशन का वैल्यू नहीं निकाल के देनी है, आपको सिर्फ ब्रेक लगाने हैं, तो वो उस हिसाब से डिजाइन किया जाता है। जो हमारे सर 4 व्हीलर या 2 व्हीलर में एक्सीलेटर देने पर जो पावर दिखाता है वो क्या चीज होती है फिर? कौन सा बेटा? सर मीटर होता है ना हमारे पास भी, तो हम एक्सीलेटर देते हैं तो वो पावर हाँ, मीटर, वो निडल जो हाँ होती है हाँ, वो क्या दिखाता है वो आपको? पावर ही तो दिखाता है सर। सर ये आरपीएम वाले पूछ रहे हैं शायद। वो सर आरपीएम दिखाता है, वो रोटेशन आपका व्हील कितनी उससे रोटेट हो रहा है वो दिखाता है। नहीं सर, एक तो स्पीडोमीटर होता है जो निडल होती है 80-50, और एक हाँ उसके हाँ बराबर में होता है जो हाँ हमारे न्यूट्रल गाड़ी में भी हम एक्सीलेटर देंगे तब भी वो तो निडल हाँ, दिखाता मल्टीप्लाइड वो है। 1000 होता जिस है। पे लिखा रहे, जिस पे आपका लिखा रहता है 1 2 3 4 ऐसे जो लिखा रहता है आपके, यस सर, हाँ भाई। है ना, वो आपके इस रोट वो दिखाता है नंबर ऑफ रोटेशन कितना ले रहा है आपका जो व्हील है। इंजन सर उस पे मल्टीप्लाइड 1000 भी तो लिखा होता है, मतलब मैं सर एक डाउट है सर। बेटा पहले तो कोई- इसका ये माइक इतना आवाज कर रहा है, वो अपना माइक बंद कर लो, क्योंकि सर एक डाउट डिस्टरबेंस है आ रही है। हाँ कि सर जो रोबोट हैंड रहते हैं उनमें अगर मतलब उनका टॉर्क अगर कैलकुलेट करना है, जैसे अगर कोई पिक एंड प्लेस वाला कोई टास्क है तो उसके लिए टॉर्क कैलकुलेट करना है, तो उसका टॉर्क कैसे कैलकुलेट हाँ करेंगे सर? उसके रोबोट के लिए ना, हाँ रोबोट रोबो वाले में हैंड बेटा वाला। आपका जो आप, हाँ रोबो की हैंड के लिए मैं अभी आपको बता दूंगा, ठीक है, रोबोट पार्ट पे मैं अभी नहीं गया हूँ, ओके सर। ठीक है, मैं रोबोटिक्स में जाके दिखाऊं, मैं रोबोटिक्स में जाके देखना पड़ेगा वो मुझे, ठीक है, मैं अभी सिंपल मेजरिंग मैकेनिकल सिस्टम्स की बात कर रहा हूँ। ओके सर। अभिषेक कोई प्रॉब्लम? अभिषेक ओके, तो यहाँ ये वाला जो है मेरा चैप्टर खत्म होता है, इसके बाद बस मेरा एक और चैप्टर रह गया, दैट इज स्ट्रेन गेज मेजरमेंट, स्ट्रेन कैसे मेजरमेंट किया जाता है आपका, ठीक है, उसके बाद बस ये लास्ट चैप्टर है, तो आज मैं वो शुरू कर दूंगा, ठीक है, आपको स्ट्रेन मेजरमेंट का एक थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट शुरू कर दूंगा, ठीक है, और इस वीक में आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ओके सर। एंड सर वन मोर थिंग सर, मैं पढ़ाई पढ़ रहा था थोड़ा सा जब इनके बारे में, कैलकुलेशन के बारे में, टॉर्क और उसके पावर की, तो सर एक हाँ हाँ लैग्रेंज यूलर इक्वेशन करके था, लैग्रेंज फॉर्मूलेशन से डिराइव लैग्रेंज यूलर इक्वेशन था। हाँ, वो बेटा अभी आप पूरा जब वो पढ़ोगे ना, क्या कहते हैं, डिजाइन, मैकेनिकल सिस्टम डिजाइन पढ़ोगे, आपका कॉम। सोम भी पढ़ रहे होगे अभी। यस हाँ सर। नहीं, सोम कोम डोम ये सारे सब्जेक्ट जो हैं ये आपको आगे की इक्वेशंस बताएंगे, ओके सर। ठीक है, ऐसे तो आपका फिर एक और भी है, क्या कहते हैं, टी बाई जे इज इक्वल्स टू जी थीटा बाई एल इज इक्वल्स टू ये टाउ बाई आर, ये आपको अवधेश सर ने बताया भी होगा, टॉर्क इक्वेशन, है ना, तो ये कॉन्सेप्ट भी आप, इक्वेशन आपकी कई सारी हैं टॉर्क की, लेकिन इसमें क्या है, मेजरमेंट एंड मेट्रोलॉजी में आपको सिर्फ इंस्ट्रूमेंट के बारे में नॉलेज देनी है। ओके सर। ठीक है, चलिए, तो मैं आज यहाँ क्लास ओवर कर रहा हूँ, और आपका इस वीक में आपका जहां तक है सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, मैं आपको अभी एक पीडीएफ फाइल भेजूंगा, ठीक है, स्ट्रेन मेजरमेंट की। ओके सर। ओके सर। थैंक यू सर। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच।